नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद ये राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र होगा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इस बार हंगामेदार होगा। ये बजट सत्र उन मंत्रियों के लिए खास होगा जिनके बयान बीते दिनों चर्चा में रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद राजस्थान की कांग्रेस काफी उत्साहित है। विधानसभा में कानून व्यवस्था और मंत्रियों के विवादित बयान को कांग्रेस मुद्दा बना सकती है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी विपक्ष के निशाने पर होगी। भजन लाल सरकार बजट घोषणाओं के जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब देगी। बजट सत्र के दौरान और क्या कुछ खास होगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो बजट सत्र में होगा सियासी घमासान, सरकार और विपक्ष का है ये इम्तिहान। इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान। बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार जानू जी। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से कुछ देर में भीमराज जाखड़ जी हमारे साथ होंगे। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं कृष्ण कुमार जी के साथ। कृष्ण जी, ये जो बजट सत्र जो है शुरू होने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले ओपनिंग नोट सर आपका। देखो, बजट सत्र जो है निश्चित रूप से राजस्थान को विकास की राह पर ले जाने का जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उस पर काम स्टार्ट करने का। और आम बजट पहली बार लेकर आ रहे हैं। और भजनलाल जी की सरकार जो है वो अब तक जो हमारा अंतरिम बजट था उससे काम चला रही थी। तो जो हमने वायदे किए उसमें से कुछ वायदे बजट आने से पूर्व पूरे हुए हैं। चाहे वो 15% की वृद्धि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो पेंशन दी जाती है उसमें करने का मामला हो, उसको रिलीज कर दिया गया है। अभी किसान सम्मान निधि के नाम पर जो 65 लाख लोगों को 650 करोड़ रुपए वो भी जारी कर दिए गए हैं। और टीआरसीपी को लेकर जो एमओयू हुआ था उसमें उसका अब तारीख और तिथि जो है, उद्घाटन की तिथियां तय होने की प्लानिंग बन गई है। 72,000 करोड़ रुपए की पूरी व्यापक योजना है। और इस सारे में जिस प्रकार की बातें हमने चुनाव से पहले जनता से की थी और जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ हमें चुना है, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का वायदा जो है हम निभाने की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपने एक शब्द चयन किया था कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतने के यानी लोकसभा के नतीजों से उत्साहित है। जीते तो हम है, 14 सीट हमारी है, 11 उनकी है। लेकिन 2 बार उनका खाता नहीं खुला था और उनको इस बार 11 सीट मिले हैं, तो उनका उत्साह देखते बन रहा है। लेकिन हम उत्साह से उत्साहित होकर हतोत्साहित होने वालों में नहीं है। हम तो प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए राह बनाने के काम में जुट गए हैं। और हमारा पूरा मंत्रिमंडल, आज मंत्रिमंडल की बैठक भी थी, सारे विषयों के ऊपर हम काम करेंगे। कांग्रेस अगर कोई बयान पकड़ती है, कोई शब्द पकड़ती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस जिस प्रकार की भाषा बोल रही है और जिस प्रकार ऊपर राहुल गांधी सदन में भाषा बोलकर के संकेत दे रहे हैं, प्रदेश के नेता भी उसी प्रकार की धमकियां दे रहे हैं। कोटा में तो पुलिस के आईजी को कांग्रेस के प्रदेश मुखिया ने धमकी दी है, नौकरी करना सिखा दूंगा, नौकरी खराब कर दूंगा। तो ये गुंडई और दबंगई की भाषा कांग्रेस सदन में भी बोल सकती है और उसे हंगामेदार भी बनाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता से किए वायदे और जनादेश के साथ प्रदेश के विकास की राह पर चलने की कोशिश करेगी। जी, चलिए, कांग्रेस से भीमराज जाखड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहला आपसे सवाल जो है, ओपनिंग नोट भी इसी के साथ जुड़ा हुआ होगा। किन मुद्दों को आप विधानसभा का जो ये सत्र जो शुरू होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, विधानसभा का जहां तक सवाल है, विधानसभा की कार्रवाई जैसे आने वाले दिनों में स्टार्ट होगी, तो जिन वादों को बीजेपी सरकार सत्ता में आने चुनाव के दौरान किया था, उन वादों को याद दिलाया जाएगा। और जो इनके मंत्रियों ने आदिवासियों के लिए, विशेष तौर से मदन दिलावर ने जो ओछे से ओछा शब्द, वैसे कहें तो ये शब्द लोग तो दुश्मन के लिए यूज नहीं करते हैं, वो शब्द मदन दिलावर ने बोला है। और उसके लिए बीजेपी नेताओं ने या बीजेपी के मुख्यमंत्री या प्रदेश किसी का भी ये नहीं आया कि ये शब्द करना है। जो इतना नीच नीच प्रवृत्ति का शब्द मदन दिलावर ने आदिवासियों के लिए यूज किया, उन शब्दों को भी याद किया जाएगा। और नीट जैसे पेपर जो दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल है, उसका भी सवाल जरूर उठाया जाएगा। और पानी बिजली की जो समस्या है और जिनको लेकर ये लोग सत्ता में आए थे, उसका भी मुद्दे उठाए जाएंगे। और तीसरा, जो पानी की कटौती पंजाब ने की इनकी सत्ता आने के बाद, उसका मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। जो 491 प्रोजेक्ट भाजपा ने सरकार आने के बाद बंद किए, उनका उठाया जाएगा। चौथी बात यह है कि जो विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है,
और बीजेपी ने आते ही वो अपना रंग रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया कि कैसे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर रहे हैं, फिर कॉलेज बंद कर रहे हैं, तो आखिर आप राज्य को किस ओर ले जाके लेके जा रहे हो। और जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसका हाल दिल्ली समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार चैनलों से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं कि बीजेपी इज ए फेलियर इस दिस टाइम। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ, बीजेपी का घमंड था कि हम 400 लेके आए थे, वो वादे कहाँ गए। और मेरे मित्र कृष्ण कुमार जी बैठे हैं सामने, इन चैनलों पे कृष्ण जी भी कहते थे, हालांकि मेरे से थोड़े सीनियर हैं, रिगार्ड करते हैं इनका सीनियरिटी का, बट 25 का ओंकार भरते थे कि 25 सीटें राजस्व में जीते। जनता है और लोकतंत्र में जनता माई बात पे बाप होती है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। जनता ने आपको आईना भी दिखा दिया और वो सब आपको देखने के आपके सामने है सब कुछ। और किसानों मजदूरों के साथ जो अन्याय इन्होंने किया, 12,000 का कहा था इन्होंने कि 12,000 रुपए खुद उस किसान सम्मान निधि से डालेंगे, वो नहीं आए। और एक इन्होंने कहा था गेहूं का हम 2800 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, ये तो घोषणा पत्र में लिखा था, वो पूरा नहीं हुआ। और सरसों की जो इस बार बिक्री नीचे आई है 6,000 से 4,500, वो मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। और जो राजस्थान के अंदर जहाँ से मुख्यमंत्री पर्ची वाले मुख्यमंत्री आते हैं, तो 125 ऑयल मिल थी वहां से 100 बंद हो चुकी हैं। ये मुद्दे, तमाम मुद्दे वो जरूर उठाए जाएंगे। और जो तबादला उद्योग चला, और सीएम के बाद अब तो देखने को मिला है राजस्थान में मिनी सीएम भी देखने को मिल रहा है। जी। भीमराज जी, आपने जब चर्चा शुरू करी तो उसमें वक्त कहा कि वायदों को याद दिलाया जाएगा, जो वायदे बीजेपी सरकार ने लोगों से किए हैं। अभी कुछ देर पहले चर्चा में कृष्ण जी का कहना था कि कुछ वादे तो हम पूरे भी कर चुके हैं। तो पूरे किसके, वो जनता को बताए ना, जनता बता देगी कि क्या पूरे किए हैं। वो तो अभी लोकसभा चुनाव में बता दिया, और बाकी विधानसभा में हम विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और मेरे मित्र कह रहे थे धमकाए, जो पुलिस और दादागिरी कर रही है, वो दादागिरी थोड़ी सी है। कभी तो आपके जिला परिषद के सीईओ हैं, वो कह रहे हैं बार बार सरपंचों को धमका रहे हैं, इधर ये धमका रहे हैं, तो सुनने थोड़ी ने ऐसे हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठेंगे। और भाषा की बात कर रहे थे मेरे मित्र, भाषा तो आप मदन दिलावर जैसे मंत्रियों को सिखाई है, जो आप किसी से पूछेंगे कि ऐसी भाषा कौन बोल सकता है, जो नीच गिरे हुए शब्द इन्होंने यूज किए। तो ऐसे डीएनए चेक करने के लिए तो आगे जो आदिवासी, और आदिवासी अंग्रेजों से भी नहीं रहे, उस टाइम नहीं देखे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जल जंगल जमीन पे आंख उठाओगे तो घर से बिरसा मुंडा पाओगे। जी, चलिए कृष्ण जी, आपके पास लौटना चाहेंगे। कई सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के पास इस वक्त हैं, जिन्हें विधानसभा सत्र के दौरान उठाएंगे। अभी आपने भी सुना, इनके ऊपर भी जवाब चाहूंगा। साथ ही साथ एक सवाल मेरा भी है कि कांग्रेस जो है वो लगातार बीजेपी पर डेमोक्रेटिक नहीं होने का आरोप लगाती है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? राहुल जी, कांग्रेस अगर हम पर नॉन डेमोक्रेटिक होने का आरोप लगाती है तो पहले कांग्रेस खुद तो डेमोक्रेटिक हो जाए। कांग्रेस पार्टी में जब से कांग्रेस का गठन हुआ तब से लेकर कितने लंबे समय तक एक ही परिवार का तंत्र कब्जा रहा है। आज भी कांग्रेस में आला कमान कौन है? जी। आज भी कांग्रेस की जो स्थिति है, अध्यक्ष चाहे खड़गे जी हैं, लेकिन आला कमान तो राहुल, सोनिया और प्रियंका है। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस जो है वो खुद में आंतरिक लोकतंत्र खो चुकी है। जी। और अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से गांधी परिवार जिनको तय करता है वही कांग्रेस के नेता होते हैं, वही कांग्रेस के मुखिया होते हैं। और इस सारे में सारी परिस्थितियां जो राजस्थान में जिन मुद्दों पर जाकर सब बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता ने जनादेश दिया है कांग्रेस को कि उन्होंने 5 साल में जनता के अनुसार काम नहीं किया। अब जनता को हमने जो वायदे किए उन पर भरोसा है। अब जाखड़ साहब और उनकी पार्टी की ड्यूटी है कि वो याद दिलाते रहे ये काम पूरे हो गए नहीं हुए, लेकिन हम 1 से 10 की गिनती का अवसर नहीं देते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे घोषणा पत्र में जितनी बातें हमने रखी हैं हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो पहला बजट आ रहा है, आपने तो अपने अंतिम 6 महीने में जो घोषणाओं का पिटारा खोला था वो केवल और केवल वोट लेने के लिए खोला था, और जनता को ये बात समझ में आ रही थी। इसलिए जनता ने आपके पिटारे से प्रभावित हुए बिना जनादेश दिया, और जनादेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता पक्ष है और कांग्रेस विपक्ष है, और कांग्रेस उसी के अनुरूप आचरण करे। शब्द मर्यादा की जहां बात आती है, मदन जी दिलावर से जो सवाल पत्रकार ने पूछा कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति राजकुमार रूप खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, तो मदन जी ने वही जवाब दिया जो एक आम आदमी देता है कि अगर नहीं मानते हैं तो हम वंशावली वालों से पूछ लेंगे, डीएनए करा लेंगे। और इसमें भी उनको ये लगता है कि बहुत गलत शब्दों का चयन हो गया और बहुत कुछ कुठाराघात हो गया।
तो भाई आदिवासी समाज में से किसने कहा था राजकुमार रोध को कि आदिवासी हिंदू नहीं है और वो उसका बयान दे दे? वो सांसद चुने जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पूरे आदिवासी समाज के सारे निर्णय करने लगे। और वो जिस क्षेत्र से चुनकर आए हैं वहां कितने आदिवासी उसके साथ हैं, कितने उसके खिलाफ हैं, किस प्रकार की गणित है, ये एक जो नैरेटिव कांग्रेस अव्यवस्था और अराजकता का बनाने की कोशिश कर रही है, इस सारे में कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। और पुलिस को जिस धमकी की भाषा में डोटासरा जी डराने वाले हैं, ना तो पुलिस डरने वाली ना सरकार डरने वाली। और जिन भाषाओं को कौतूहल बनाकर सदन में आइए ना, मुकाबला कीजिए ना, और आपने जो किया है वो बता दीजिए, और हम जो कर रहे हैं उसमें संशोधन सुझाव दे दीजिए, प्रदेश को आगे लेकर चलने के लिए काम कीजिए। निश्चित रूप से जनादेश आपको मिलेगा। तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम अतीत में निभाते रहे, अभी आप 5 साल निभाकर देखिए। जी, भीमराज जी, कृष्ण जी के सवालों का भी जवाब चाहूंगा आपसे। साथ ही साथ विपक्ष के रूप में आप इन दिनों कांग्रेस सरकार के जो नेता हैं वो जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो मुद्दा बन रहा है इस वक्त। साथ ही संसद में राहुल गांधी का जो भाषण था उसे हिंदू विरोधी भी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं बने तो बढ़िया है। हिंदू कौन होते हैं, क्या होते हैं, बीजेपी परिभाषा थोड़ी सिखाएगी। परिभाषा जिसको है इसको आती है। और हिंदू क्या होते हैं, ये तमाम मुद्दे राजनीति से परे हो। राजनीति क्या है, राजनीति को इन्होंने क्या किया, एक हिंदुत्व का ठेकेदार बन गए। हिंदुत्व की परिभाषा इनसे सीखनी पड़ेगी क्या? ये आरएसएस से सिखाएगा क्या हमें? और आदिवासियों को बताएगा डीएनए चेक करेंगे। स्वर्ण कृष्ण कुमार जी ये भूल गए कि डीएनए बोले, पर डीएनए के बाद क्या बोला, जलन उससे थी। और जिस चीज जो शब्द था उस पर बयान है। और ये शब्द किसी के भी बारे में बोले तो अच्छा नहीं है, चाहे वो कोई सी पार्टी का हो, और कोई से समाज का, और कोई से वर्ग का हो। उन शब्दों का कृष्ण कुमार जी जवाब नहीं देगा। वो शब्दों का जवाब, उनको दर्द था उस शब्द का था। और रही बात आदिवासियों की, जिसको आना है, जिसको विरोध कर रहा है वो विरोध करेगा। और आपका विरोध किया, और आपको आईना बहुत अच्छी तरह उस राजकुमार रोत ने दिखाया। क्या आप खरीद फरोख्त थी, उसका जवाब राजकुमार रोत ने अच्छा दिया। आपने नीट का जवाब आपने बात धीरज गुजर को भी भेजा था, पर धीरज गुजर मीडिया से बात करते ही खिसक लिए। सवालों के जवाब धीरज गुजर ने नहीं दिए, कांग्रेस ने कोशिश की थी सहयोग करने की। जानू साहब धीरज गुजर का बोल देते, मैं धीरज गुजर पे भी जवाब दे देता। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो शब्द बोले गए उसका आपने जवाब नहीं दिया। वो शब्द किसी और के बारे में बोले जाए तो कैसा लगता? वो शब्द डीएनए आप ये बताइए कि डीएनए के बाद क्या बोला? पता चल जाएगा वो अपने पुरखों की औलाद है कि नहीं। तो पहले मदन दिलावर को चेक करना चाहिए। जानू जी पहले डीएनए ये चेक कराना चाहिए कि मदन दिलावर अपने बाप की औलाद है कि नहीं। पहले डीएनए उसको चेक कराना चाहिए जिनके बारे में बोला गया। मदन जी बात बताओ, सुनिए मेरी बात। आपके लिए कोई बोलेगा तो मैं नहीं सुन सकता। अपने दोनों सुनो, कांग्रेस की है। और मेरी बात सुनिए, कमजोरी बीजेपी की है। किसी के बारे में बोलेंगे, चाहे वो विपक्ष हो, किसी बारे में, तो ये शब्द है ना, इन शब्दों का दर्द था। कोई बात पे सवाल उठा सकता है, पर सब मर्यादा किसी के ठेस पहुंचेगी, किसी स्वाभिमान को ठेस पहुंची, वो बोलेगा। और राजकुमार रोध अकेले खुद के लिए नहीं बोला है, सबके लिए बोला है और बोलेगा। और उसकी जबान आप रोक नहीं सकते। और बीजेपी चाहती है हम भी बोलेंगे, हम भी जवाब देंगे, यही तो रस्साकसी है। तो सुनो, तो रस्साकसी है तो उसका जवाब जनता भी दे देगी, चिंता मत करो। जनता ने दिया भी है। जो आपने घमंड था कि हम 25 ही लेंगे, हम हैट्रिक बनाएंगे, वो भी दे दिया। 400 पार में भी आपको जवाब दे दिया। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, उसको मेरी बात सुनिए। कांग्रेस अपना कांग्रेस लड़ेगी कि बीजेपी? मेरी बात सुनो, वो समय बताएगा। वो गठबंधन है हमारा, गठबंधन की पार्टी, हम बता देंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। अरे आप मदन दिलावर के बयान का जवाब दीजिए, उसका क्या उसने सही किया या गलत किया है? क्या आप इन शब्दों के साथ हो जैसे शब्द उसने बोले? आप ये बताइए, क्या मदन दिलावर ने जो लास्ट में शब्द बोला उसके सहमत हो आप लोग? इस सवाल मदन दिलावर ने पूरा डिटेल बयान दिया है, आप एक शब्द पकड़ सकते हैं। मदन दिलावर सुनिए मेरी बात। आप यदि ऐसे बातों कर रहे हो तो ये बड़ी मैं बताता हूँ कि स्वाभिमान को ठेस करने वाली है। और ये इन मुद्दों को, इन मुद्दे ये स्वाभिमान से गिरे होते हैं। और यदि आदमी का, मेरी बात सुनिए राहुल जी, यदि आदमी का जमीर मर जाता है तो ऐसे बयान दिए जाते हैं। मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूँ। और मदन दिलावर का जमीर मरा हुआ है तब ऐसे बयान दिया जाए। पार्टियां विपक्ष हो सकती है, तर्क वितर्क अपने विचारधारा अलग से हो सकती है। जानू जी हमारी विचारधारा अलग है, पर कोई किसी के लिए, जानू जी के लिए भी कटाक्ष करेगा तो मैं नहीं सुन सकता।
क्योंकि जानू जी हमारे भाई हैं। पर ये नहीं हो सकता कि जानू जी पे कोई उंगली उठाकर ऊंची नीची बात बोले तो हम नहीं सुनना पसंद करेंगे। स्वाभिमान इसी को कहते हैं, और मदन दिलावर का स्वाभिमान मरा हुआ है, मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जानू जी से मैंने पूछा था कि आपने गेहूं का वादा किया था किसानों से, क्या हुआ? नहीं पूरा किया आप लोगों ने। आप लोगों ने लाइट का वादा किया था, और लाइट आपके हालात देखे, लाइट बजट आने दीजिए खेतों में भाई, दी पूरा गाँव कर में। लीजिए, बजट अरे एक का मिनट इंतजार सुनिए करो। मेरी, अरे जानू जी सुनिए, जो वादा किया था इन्होंने आते ही, जो धौलपुर का गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट कांग्रेस सरकार ने बनाया था, आते ही इन्होंने बंद किया था। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, चिरंजीवी योजना थी जो गरीबों के लिए थी, और हर आदमी उसमें इलाज करा सकता है, इन्होंने आते ही उसको बंद किया, और सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 2.5 गुना बढ़ गई थी। और अपराध देख लीजिए, दिन प्रतिदिन गैंगे इस राजस्थान की आई है, और जेलों से गैंगे चल रही हैं, और व्यापारियों से और अधिकारियों से वसूली हो रही है। आखिर देश की ओर जा रहा, कह रहे थे ना व्यापारी तो अपराध खत्म कर देते। रोज बलात्कार की खबर आ रही है। डीपल मीणा को न्याय मिल गया था, वो लोग धरने में बैठे, आपने दिला दिया क्या? सचिन शर्मा को न्याय मिला का, जिसमें आपके 2 एमएलए गए थे उस धरने में, तो मैं खुद भी मौजूद था जानू जी। उसको आज तक न्याय मिलेगा? उसके कोई घर पे कमाने वाला नहीं है। कैसे एक गर्भवती महिलाओं के हॉस्पिटल के गेट के ऊपर डिलीवरी हो जाती है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने ये बताइए, नीट के मामले सवाईमाधोपुर के अंदर पेपर लीक हुआ, आपने क्या कार्रवाई की? आप बताइए। पेपर कांड तो वही था जो गोधरा कांड था, उस वहां से शुरू हुआ, दिन दिन बढ़ते गल, सरकार कोई बयान नहीं दे रही। तो इस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए हैं। और आइन के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था कि हम आते ही आरपीएससी को भंग करेंगे, ये बयान है। और मैं आपको कह रहा हूँ, वो क्या हुआ, आरपीएससी भंग करने वाले थे ना, क्या बयान सोच समझ के नहीं दिया था क्या वो? और उस बयान को जानू जी आपको भी पता है, उन्होंने ये शब्द कहे थे कि हम सरकार आते ही आरपीएससी को भंग करेंगे। और कहोगे तो मैं तारीख भी नोट करा दूंगा। और तो क्या हुआ, आरपीएससी भंग तो नहीं किया, आप लोगों ने किया क्या? और आप लोगों ने 2013 से 18 के बीच में बीजेपी की सरकार थी, 14 पेपर लीक हुए थे। क्या उसके अंदर कोई एक सिंगल एफआईआर सरकार आने के बाद की है क्या? और कितनी उसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। पर बीजेपी की सरकार कुछ नहीं, पर्ची सरकार है, दिल्ली से पर्ची आती है। और एक दिल्ली वालों ने एक मिनी सीएम बिठा रखा है, और मिनी सीएम चला रहे हैं, और मंत्री हैं, मंत्रियों गाड़ी दे दी, बोले आप बैठे रहो। और किरोड़ी जी ने कहा था कि यहाँ से हम हार जाए तो इस्तीफा दे दे, उस इस्तीफों का भी क्या हुआ? और राजेंद्र राठौड़ तो सरकार आने के बाद पर्ची बना के भेजते हैं, ये फलानी कास्ट के है, इनका ट्रांसफर करो उनके। और इसके शुभकरण चौधरी के 13 पर्चियां वायरल हुई थी। और शुभकरण चौधरी ने तो ये भी क्या, लोकसभा का चुनाव हारने के बाद, क्या अग्निवीर की वजह से हम चुनाव हार गए, क्या अग्निवीर के बारे में सरकार कुछ बोलेगी या सरकार भेजेगी कि कैसे युवाओं के ऊपर कुठाराघात हुआ है? तो ये तमाम मुद्दे, इन मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे, और बीजेपी को आईना जरूर दिखाएंगे कि आपके किए वादे और थोथले वादों का क्या हुआ। जी कृष्ण जी, आपके पास आना चाहेंगे। एक सवालों की लंबी फहरिस्त जो है वो भीमराज जी ने रखी है बीजेपी के सामने, उनके भी जवाब चाहेंगे। साथ ही साथ एक सवाल यहाँ पर यह भी निकल के आता है कि राजस्थान में किसानों की बदहाली सुधारना, युवाओं के लिए रोजगार जैसे कई दावे हैं, तो आप जो आपने किए हैं, लेकिन ये कब तक अमल में आ जाएंगे, ये मेरा सवाल है। क्या विधानसभा सत्र में इसके लिए कोई प्लान और गारंटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी? देखो, किसान के संबंध में जितने प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2024 तक किए हैं, सर्वविदित है कि नीम कोटेड यूरिया किया, किसान को यूरिया की लाइन से अब संघर्ष नहीं करना पड़ता है। किसान के लिए नदी जोड़ों के आधार पर रीआरसीपी को हम लेकर आ रहे हैं, जिसको लंबे समय तक आश्वासनों के झोले में डाल दिया था कांग्रेस ने, वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रही है। और यमुना का पानी जो झुंझुनू जिले और चूरू जिले में पीने के पानी के रूप में काम आने वाला है, उसके लिए भी एमओयू साइन हो चुका है, और उसका भी एक्शन प्लान आपको बजट में दिखाई देगा। और बहुत सारे सवालों की झड़ी लगाकर गए हैं जाकर का, बहुत सारे सवाल ओवरलेप हो जाते हैं। मैं तो उनको एक बात कहना चाहता हूँ, भाई हमें सरकार बनाकर चलाने का 5 साल का जनादेश मिला है। आप 5 महीने में, जिसमें हमें चुनाव में भी जाना है, आचार संहिता का भी पालन करना है, सब कुछ चाहते हो। आपने 5 साल में क्या किया जो हमसे 5 महीने में चाहते हो? और हमें 5 साल की सरकार चलाने का, बनाने का अवसर मिला है। 5 महीने में सब कुछ नहीं करना है, 5 साल में सब कुछ करेंगे और दोबारा चुने जाएंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। ये जो जाखड़ साहब के सवालों की फहरिस्त है, ये इस बात का प्रतीक है। ये जो समस्याएं खड़ी करते गए थे अंतिम 6 महीने में, उनका समाधान ये त्वरित रूप से हमसे चाहते हैं। हमें ये बात समझ में आती है, और इस सारे सवालों का जवाब विधानसभा के पटल पर जब कांग्रेस के नेता रखेंगे, जवाब भी हम अच्छे से देंगे।
जी, कृष्ण जी, लेकिन फिर मेरा एक वही वही सवाल मैं दोबारा दोहराऊँगा, क्या रोज़गार और किसानों की बदहाली, आप कह रहे हैं कि ये सर्वविदित है, किसानों के लिए ये किया है सरकार ने, देखो क्या इसका किसान की प्लान और खुशहाली के गारंटी लिए देखने को मिलेगी विधानसभा सत्र में? बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। जी, किसान के संबंध में और बेरोजगार के संबंध में जितनी योजनाएं जी, भारत सरकार दे सकती है, जितने स्टार्टअप भारत में काम कर रहे हैं और उनका इम्प्लीमेंट, अब सरकार ने एक व्यवस्था कर दी है कि जी, युवा रोजगार के लिए इंतजार नहीं करेगा, रोजगार देने वाले स्टार्टअप खड़े करेगा। जी, और उस प्रकार का वातावरण इन्वायरमेंट देश में बन रहा है। उस जी, प्रकार की वित्त पोषण की योजनाएं सरकार सामने लेकर आ रही है और इस बजट में आपको वो सब देखने को मिलेगा। भारत सरकार का बजट भी आ रहा है, प्रदेश सरकार का बजट भी आ रहा है, डबल इंजन का, दोनों प्रकार का बजट, दोनों प्रकार की ताकत, जी। दोनों प्रकार के वर्ग को देने वाला है। चलिए, भीमराज जी, बिल्कुल आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, साथ ही मेरा एक सवाल यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लग रहा है कि आपने जो अपने कार्यकाल में जो वादे किए थे, वो पूरे नहीं हुए, चाहे वो किसान कर्ज माफी हो या बेरोजगारी को लेकर हो, तो फिर आप किस तरह से सत्ता पक्ष पर आरोप मढ़ रहे हैं? मैं हम ये पूछना चाहते हैं कि जी, अभी मेरे मित्र कह रहे थे जानू साहब क्या हम ये करें, और हम पूछना चाहते हैं डीजल पेट्रोल का वादा जो चुनाव में किया था वो तो आपकी डबल इंजन सरकार, उसका तो त्वरित फायदा मिलना चाहिए था, क्या हुआ? आप तो हरियाणा पूरे पंजाब के राजस्थान बातें में करने हिट का नहीं कहा, मची। अरे कहाँ किया, कहीं नहीं हुआ। दूसरा हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो नरेंद्र मोदी लेके आए थे, और जानू जी मैं आपको आज कह रहा हूँ, याद रखना जिस दिन खुलासा होगा नीट के बाद सबसे बड़ा घोटाला होगा तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगा, ये नोट कर लो आप मेरी बात को। और हो सकता है राजस्थान में खुलासा करने के लिए आपको ज्यादा दिन भी नहीं लगेंगे। मैं दूसरी और इसके अंदर आपको आगाह कर देता हूं कि 10 कंपनियां हैं और 10 में 3 सरकारी हैं और 7 प्राइवेट है, और प्राइवेट में 2020 तक का आंकड़ा 40,000 करोड़ के बेनिफिट में। और राजस्थान में किसानों में 2021 का फसल बीमा बकाया आखिर किधर लेके जा रहे हो आप लोग? आप इस मुद्दे पे बोलोगे क्या? जो किसान क्रेडिट कार्ड है, और जानू जी आप किसान परिवार से आते हो और आप अच्छी राजनीति करते हो, आपको पता है, तो एक बात का सवाल का जवाब दे दीजिए कि 2021 का फसल बीमा बकाया है क्या? जिन बैंकों से किसानों ने ऋण ले रखा है, जो सेंट्रलाइज बैंक और बैंक सारे केंद्र की सूची के विषय हैं, तो उसमें किसानों को पेनल्टी और ब्याज में छूट मिलेगी क्या? लेट पेमेंट फीस में छूट मिलेगी? दूसरा, जो 2014 से पहले केसीसी के ऊपर किसानों को 7% और 3 लाख तक 3% ब्याज मिलता था, जो आज 14% 16% ले रहे हैं, क्या इस पे बोलेंगे आपकी सरकार? दोनों जगह आपकी सरकार है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं को लेकर जो किसानों ने मांग की और उन पे मुकदमे दर्ज किए, क्या वो मुकदमे बीजेपी वापस लेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी मोदी जी के वहां तो लागू नहीं है, आंध्र प्रदेश में लागू नहीं है, बंगाल में लागू नहीं है, क्योंकि मोदी जी लेके आए थे। पर अब पता चलता है कि ये फसल बीमा योजना ये पूंजीपति मित्रों के लिए लेके आए थे। और मेरे आपने ईआरसीपी का जिक्र किया, आपने यमुना जल का किया, आप यमुना का एमओयू तो जनता को दिखाइए, काम को बीजेपी और कांग्रेस के लिए थोड़ी है यमुना जल समझौता, वो तो जनता के लिए, जनता का एमओयू सामने तो आना चाहिए पटल पे, पर नहीं आएगा। ईआरसीपी का आप जिक्र कर रहे हो तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जानू जी इसका ये खुलासा कीजिए कि कितना पानी तो पीने के लिए है और कितना पानी इंडस्ट्रीज के लिए है? 1786 तो पीने के लिए है, 283 इंडस्ट्रीज को देना पड़ेगा। और जब आप इसको केंद्रीय योजना बनाने गए, एग्रीकल्चर योजना बनाओगे और सिंचाई के लिए, तो मुझे ये बताइए कि 2 लाख हेक्टेयर से कम भूमि तो केंद्रीय सिंचाई योजना से जुड़ नहीं सकती, और आपके पास इतना पानी आपने हम समझौते में किया, तो आप ये समझो एमओयू जनता को बताइए कि समझौते में इतना पानी है। आपने 2400 समथिंग क्यूसेक के समझौता किया सर, आप पढ़ के आइए, और कांग्रेस 3500 कर रही थी, तो आप यमुना जल समझौता किया। वाह लूटने से पहले जनता को ये बताइए कि हम इतना पानी लेके आएंगे, इतना पानी पीने के लिए है, इतना पानी सिंचाई के लिए है, और इतना पानी एग्रीकल्चर के लिए। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। प्रोजेक्ट कांग्रेस ने लॉन्च कर दिया था। और रही बात यमुना जल समझौते की, तो हाईकोर्ट का आदेश था कि 31,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया था, और वो केस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लड़ा था। अब बीजेपी इसमें वाई लूटने, तब आपको अप्रूव करवा देने चाहिए, केंद्र में आपकी सरकार थी, वो तो जनता का मुद्दा था और जनता को फायदा मिलना था, पर आप वाई लूटने के लिए उसको केंद्र सरकार ने रोका था। इसलिए करना चाहता हूं कि फर्जी दावों से और फर्जी घोषणा पत्र मत लौट के जो हकीकत है वो जनता को बताइए कि हम आपके लिए ये करेंगे। तमाम मुद्दे हैं, और इन मुद्दे विधानसभा के अंदर जब चालू होगी, सत्र चालू होगा, तब देखने को मिलेंगे और एक एक की पोल खोलेंगे। जी, भीमराज जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी निकल कर आता है कि आपके कई विधायक हैं जो अब सांसद बन गए हैं, बाई इलेक्शन भी नज़दीक है, बाई इलेक्शन होने हैं, तो कहीं न कहीं क्या इनकी छाप भी जो है वो क्या विधानसभा सत्र में नज़र आएगी? और इन जो ये जो सांसद हैं, इनके क्षेत्रों के मुद्दे वो कौन उठाएगा? देखिए, इनके मुद्दे
हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, जो जी। जिसके अंदर विधायक भी हैं, जो प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली हैं, जी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है। वैसे प्रतिपक्ष नेता की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि जो एक संवैधानिक पद होता है उसकी जिम्मेवारी थी कि वो किस कैसे मुद्दे इनको पटल के ऊपर रखेंगे, जी। और वो उस समय की बात होगी सर। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसके अंदर राजनीति नहीं है। वो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से वो हो सकता है, ठीक है, वो उनके जीत के और वो चले गए ऊपरी सदन में, चले गए लोकसभा में, बट वो उस समय देखा जाएगा। और ये बात एक राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा जो है, इसकी मांग भी लगातार चल रही है। बिहार में भी ये मांग उठ रही है। तो क्या राजस्थान के लिए भी विधानसभा सत्र में ये मांग उठाई जा सकती है कांग्रेस की ओर से? बिल्कुल मांग उठा सकते हैं। ये उस टाइम जो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर ये फाइनल किया जाएगा सर कि इसमें विशेष राज्य की मांग के लिए किन किन बिंदुओं पे अपने डिस्कस करके सदन में उठाना है, और इसके अंदर डॉक्यूमेंटली भी कार्रवाई करनी पड़ती है, तब भी इस बात का रखा जाए, यहाँ रखा जाएगा। और जो यहाँ के बाद इसको फिर जो हमारे चुने हुए सांसद है वो इसको लोकसभा के पटल पे रखेंगे, और जो राज्यसभा के सदस्य हैं जो वो राज्यसभा के पटल पे रखेंगे। जी, कृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या करेंगे आप इस विशेष राज्य की ठीक है मांग का जो दर्जा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सारा विषय पटल पर आएगा, उसके बाद होगा। अभी सवाल में बहुत कुछ कल्पनाएं हैं और कल्पनाओं का जवाब संभव नहीं होता। जब धरातल पर ये सारी बात आएगी और कांग्रेस इस विषय को रखेगी, अभी तो कांग्रेस में खुद में बहुत अंतर्कलह है। गोविंद जी डोटासरा जो बयान दे रहे हैं वो इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, और जूली साहब का भी अपना एक विषय है। फिर सचिन पायलट जो है वो भी इन दोनों को सुपरसीड करना चाहेंगे। उधर पर्दे के पीछे से गहलोत साहब जो है वो भी अपने को राजस्थान में दिखाना चाहेंगे। तो कई प्रकार की लूरा कुश्ती अभी कांग्रेस में भी चलने वाली है। फ्लोर पे आने दीजिए, सारे विषयों को रखने दीजिए, और फिर देखिए समाधान हम किस प्रकार सरलता से करते हैं और जनता को 5 साल खुशहाल राज्य की देन देते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा आप सभी आज हमने चर्चा की, विधानसभा का जो सत्र है वो अब शुरू होने जा रहा है। हालांकि इसे बजट सत्र कहलाया जा रहा है, क्योंकि दिया कुमारी जो है डिप्टी सीएम है हमारी, वो बजट भी लेकर आने वाली है। तो बीजेपी सरकार का पहला फुल बजट भी आने वाला है। इस चर्चा में हमने और भी बहुत सारी मुद्दों पर जानने की कोशिश करी। हमने जाना कि विधानसभा सत्र के दौरान कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस उठाएगी। विशेष राज्य का दर्जा जो है उसको लेकर भी हमने बात की, और बीजेपी किस तरीके से उन मुद्दों के साथ डील करेगी, विपक्ष के साथ डील करेगी, ये भी हमने जानने की कोशिश करी। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।